हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको तमाम ऑथेंटिक सही हवालों के साथ खबरें पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपको सही नैरेटिव, सही एनालिसिस पहुंच सके। जिस तरह से हर तरफ जो टेलीविजन चैनल खोलो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इजराइल की गोद में है। अब से पहले तो सिर्फ मोदी जी की गोद में था, अब वो इजराइल की गोद में है। हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश की जाती है कि हमारे देखने वाले भी कई बार सवाल करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। चैनलों में कुछ और है और आप कुछ और बताते हो। लेकिन मैं तमाम खबरें रेफरेंसेस के साथ देता हूं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें कराता हूं। आज हमारी एक बार फिर बात हो रही है फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज बहुत ही सियासत कहां तक गंदी हो गई ये और समझने का आज मौका मिलेगा। क्या आप कभी सोच सकते थे कि आपके मुल्क का, आपके शहर का मौसम भी कोई दुश्मन कंट्रोल करेगा? बारिश कब होगी, सर्दी कब होगी, गर्मी कब होगी, ये भी कोई और तय करेगा? क्या अब से पहले कभी सोचा जा सकता था? इस जंग के नतीजे में ऐसी चीजें एक्सपोज हुई हैं जिसमें इंसानियत के दुश्मन पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के लोगों की बहादुरी, अपने मुल्क के लिए, हिफाजत के लिए जो लड़ रहे हैं उसकी बड़ी तारीफ की है। और उसके अलावा ट्रंप पर जो एक हमला बताया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। और जो वेदर मॉडिफिकेशन, मौसम को गड़बड़ाने की कोशिशें जो होती रही हैं उसके बारे में भी बात होगी। माइकल जैक्सन के भाई के बारे में भी कुछ बात होगी। आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत ही गैर मामूली इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप आप ये बताइए कि इस वक्त की सबसे अहम खबर आपकी नजर में क्या है? आप अब से पहले कहते रहे हैं कि कोई हमला होगा, हो सकता है ट्रंप पर हमला हो जाए। वो हमला हो गया। आप अब से पहले ये भी कहते रहे कि हो सकता है कोई बड़ा आतंकी हमला 9/11 जैसा अमेरिका में कराया जाए ताकि ईरान को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी हो। क्या कुछ है? कैसे देख रहे हैं? मैं डिप्लोमेसी पे बाद में आऊंगा, पहले इस ट्रंप के हमले के बारे में बात कर ली जाए। क्या कुछ है आपकी जी नजर में? जी, मैं कुछ चीज़ें बहुत ही क्लोजली फॉलो करता हूँ, आपको पता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 18 अप्रैल और 26 अप्रैल के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, तो मैं बहुत ही करीबी से देख रहा था और हो गया 25 अप्रैल को। वैसे ये वाली जो घटना घटी है उससे और भी कुछ बुरा होने वाला है। लॉरा लूमर जो अभी ट्रम्प के बहुत ही करीब आ चुकी, जो तीन चार जो यहूदी लॉबी के लोग हैं, लॉरा लूमर के भी बहुत खराब संबंध है ट्रम्प के साथ। जब मैं खराब बोल रहा हूँ तो समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। मगर ये कुछ चीजें छोड़े हैं ट्रम्प के पीछे। इनफैक्ट मैंने पूरी लिस्ट बनाई कि 40 से 45 जो आज ट्रम्प के सरकार में, रेजिम में जो लोग हैं वो कौन कौन है, और सबके सब इसराइल के साथ जुड़े हैं। ट्रम्प को पूरा घेर लिया है, उसकी बेटी, दामाद से लेकर विटकॉफ, जैरेड कुश्नर, इवांका से लेकर जो सूजी वाइल्स है जो उसकी चीफ ऑफ स्टाफ है, वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल कैंपेन में लगी थी। तो इसको तो ऐसा घेर दिया है कि ट्रम्प तो खत्म हो चुका है, और जो भी हो रहा है वो इसराइल के लिए ही हो रहा है। और उसी में ट्रम्प की सरकार भी खत्म हो चुकी है, कुछ बचा कुचा है नहीं। मगर अभी ये जो पूरा, हम लोग बोलते हैं कि मीडिया की इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मगर मैं आज तक वही बोल रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं, और आप जैसे जो लोग मीडिया चला रहे हैं आज दुनिया में, बहुत सारे हमारे यूट्यूब है, उनसे सच्चाई जारी है। इसका आपको सबूत दे दूं कि ये जो अभी फॉल्स फ्लैग हुआ है ट्रम्प वाला लेटेस्ट, हिल्टन होटल, ये जो वर्ल्ड व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर वाला, उसमें 70 to 80% लोग बोल रहे हैं फॉल्स फ्लैग है। फॉक्स न्यूज जो ट्रम्प का ही चैनल है, उसका ही सपोर्ट वहीं आ रहा है कि 70 to 80% इसको फॉल्स फ्लैग बोल रहे हैं। अब सोचो, अभी चल नहीं पा रही है, सब झूठी खबरें चल नहीं पा रही है। और मैं तो अमेरिका के लोगों को दाद दे रहा हूँ कि ये जब चीजें होती है तो वो अपने लिए सोचते हैं। भारत में लोग ज्यादा करके चुप बैठ जाते हैं, मगर अमेरिका में तो लोग सड़क पे भी जाते हैं और बिंदास बोलते हैं कि ये सब झूठी आतंकवादी हमले ये करवाए जा रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा मेरा बोलना है कि जो 9/11 स्टाइल मैंने बोला है उसको भी टाइम है। मेरा मानना है कि वो मिड टर्म के इर्द गिर्द कहीं करेंगे, क्योंकि वो, या उसके पहले हो सकता है, क्योंकि ईरान को अब अगर कोई बड़ा कदम उठाना होगा ईरान के खिलाफ,
तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे 9/11 वो टाइम हुआ था, 7 देशों का नाम आया था जिसमें ईरान का आखिरी नाम था। अभी वो एक ही देश बचा है जो खड़ा तो है मगर वो हरा भी रहा है। वो जो एक कमाल की बात है कि आज ईरान इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि रशिया भी समझ रहा है कि आज ईरान ऐसी ताकत बन चुका है को अमेरिका वो हॉर्मुज में भी हरा चुका है, ये पूरे रीजन में भी हरा चुका है। तो इसलिए आई थिंक व्हाट वी शुड बी, विल कम बैक टू दी फॉल्स फ्लैग अटैक। मगर आई थिंक जो आपसे जो बात हुई थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची है जो 3 देशों का वो दौरे पे है, वो पहले पाकिस्तान गए, बाद में ओमान गए और अभी वो रशिया में है। सेंट पीटर्सबर्ग में गए, पुतिन से मिले, लैवरोव से मिले, बहुत सारे उनके अधिकारियों के साथ मिले। और आई थिंक वो 3 एजेंडा लेकर चल रहे हैं। वो अमेरिका से तो भाई बातचीत अभी कर ही नहीं रहे क्योंकि अमेरिका में कोई सीरियसनेस है नहीं। बार बार वो जैरेड कुश्नेर विटको को भेजेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैरेड कुश्नेर विटको रिपोर्ट करते हैं नेतन्याहू को, तो वहीं से सब बातें चलती है। तो जब तक अमेरिका में कोई सीरियस किस्म की टीम नहीं बनती जो कोई निर्णय ले सके इंडिपेंडेंट ऑफ इसराइल, तब तक कोई मतलब रहता नहीं। तो ईरान की बहुत भूमिका स्पष्ट है। हॉर्मूज हमारा है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, क्योंकि जो भी कदम ईरान उठाता है वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में उठाता है। ऐसा कोई काम ईरान ने नहीं किया जिसपे आप एक उंगली उठा सको। ओके, हॉर्मूज हमारा है। स्ट्रेट ऑफ ओमान इसलिए वो गए थे मस्कट भी, वहां बात करने के लिए ये दोनों हम लोग कैसे इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, इसमें जो आमदनी आती है हम लोग कैसे शेयर करेंगे, इसकी सिक्योरिटी कैसे शेयर करेंगे, वो सब बातें करने के लिए वो गए थे। पाकिस्तान क्योंकि डायलॉग में सभी के साथ वो लगा है और एक इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान का जो ट्रम्प को कन्वे कर रहा है, तो उसमें उसने ये बातें क्लियर कट बोल दी है कि जहां तक न्यूक्लियर वाली बात है, हम लोग हमारा कोई भी जो एनरिच्ड न्यूक्लियर हमारे यूरेनियम है हम लोग किसी को देने वाले नहीं है। ये हमारे देश में रहेगा। हम लोग ने जो बार बार बोला कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और एनपीटी के जो भी दायरे हैं हम लोग ने उसको हर बार निभाया है। वहां से ही दगाबाजी हुई है फिर भी हम लोग निभाने के लिए तैयार है। जो मिनिमम न्यूक्लियर एनरिचमेंट है 3.67%, वो हम लोग वही करेंगे। मगर अभी हम लोग हमारा कोई न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम बाहर देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और आखिरी बात कि अगर अमेरिका को एक सीरियस डील नो वॉर पैक्ट करनी है तो हमारे साथ बात करे, वरना आधे अधूरी सीज फायर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। सीज फायर के नाम पे गाजा में रोज लोग आज भी मारे जा रहे हैं। लेबनान में कोई वॉर बंद नहीं हुई है, वही सब चल रहा है। तो ये सब तो इसलिए कोई सीज फायर वीज फायर हुआ नहीं है। हम अपना कदम जो उठाने उठाएंगे। और आई थिंक पुतिन का, क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए कि पुतिन के लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीजें, मगर पुतिन भी बहुत लेट समझा है, जूइश लॉबी का रोल बहुत लेट समझा है। उसको तो समझ जाना चाहिए था जब ये पूरी लॉबी यूक्रेन में लगी थी उसके खिलाफ और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, क्योंकि ये क्लियर एक एजेंडा है क्रिश्चियन धर्म को खत्म करने का, जो पुराना एजेंडा है ये लोग का। एक अलग ही लड़ाई चल रही है ये लोग की। ओके, तो ये लड़ाई में पुतिन समझ चुका है कि क्रिश्चियन चर्च खतरे में है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यूक्रेन में खतरे में है, रशिया में खतरे में है। और जो अलेक्जेंडर डुगिन करके जो इंटर फिलोसोफर्स है, रशियन फिलोसोफर्स, वो तो क्लियर कट बोल रहे कि आज एक अलायंस है ऑर्थोडॉक्स रशियन क्रिश्चियनिटी में और शिया इस्लाम में। ये दोनों बड़ी ताकतें हैं जो साथ में आकर ये सैटेनिक ताकतों को वो हरा हरा, क्योंकि रशिया अपनी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। रशिया ने तो भी, लैवरोव ने तो बोल ही दिया कि यूरोप में एक फोर्थ राइख खड़ा हो गया है। वो सीधा बोल रहा है कि ये यूरोप अभी एक नाजी जर्मनी जैसा हो चुका है। ओके, वो उनके साथ वो उनको कंपेयर कर रहा है, क्योंकि 9 मई को एक बहुत बड़ा जो मार्च होता है रशिया में, जो उन्होंने नाजी जर्मनी को हराया था। ओके, जिसमें पहले सभी यूरोपियन कंट्रीज आते, मगर अभी वो लोग ने यूरोप को टारगेट कर दिया है। 70% जो लोगों ने जान दी, बलिदान दिया नाजी जर्मनी के खिलाफ, वो तो रशिया के लोग थे। हॉलीवुड बनी पिक्चर ब्रिटेन और अमेरिका की बनी, मगर सबसे बड़ा बलिदान तो 22-23 मिलियन लोग या उससे ज्यादा रशियन शहीद हुए वो पूरी लड़ाई में। ठीक है। तो ये रशिया और ईरान के साथ में आना ये टाइम पे, और चाइना का जो पोल है, ये 3 ऐसी बड़ी ताकत है जिसके पूरे बुनियाद पे पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही है। पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही है। और जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी लोगों की बहादुरी और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जिस तरह से वो लड़ रहे हैं उनकी तारीफ की है, उससे बहुत साफ है कि रूस पूरी तरह से ईरान के साथ है। और वो ये देख रहा है कि ईरान ही है जो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का काम कर रहा है। हमें याद नहीं है कि कभी भी रूस या चीन ने अमेरिका के बेसिस को इस तरह से हिट किया हो जैसे ईरान ने हिट किया है और जिस तरह से वो लड़ रहा है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, ये थोड़ा सा बातचीत के बारे में और बात कर ली जाए। ये जो
डिप्लोमेसी है, इसके नतीजे में क्या होने वाला है? क्या ट्रंप ईरान की शर्तों को मानेंगे? अभी लेटेस्ट ये है कि 3 मरहलों में बातचीत हो, ऐसा कोई फॉर्मूला ईरान ने दिया है। पहले और सबसे आखिर में जो है वो न्यूक्लियर की बात बाद में होगी, ये उन्होंने रखा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप अब इतने मजबूर हो चुके, या उन्हें इतनी अकल आ गई है कि वो ईरान के कहने पर ईरान वाली लाइन पर बात करेंगे, उसी फॉर्मूले पर, या ये अभी प्रोलॉन्ग होगा ये सब इसी तरह से? आई थिंक ट्रम्प के लिए जरूरत है कि अमेरिका में जो एंटी इसराइल लॉबी मजबूत होती जा रही है, वो उस पर प्रेशर डाले कि भाई हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी में अभी भी मुश्किल है, वहाँ बहुत ही प्रो इजराइल एलिमेंट्स है। डेमोक्रेटिक पार्टी में तो ऐसा खुल चुका है कि जबरदस्त मामला हो चुका है। मगर आई थिंक जो अमेरिका में जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री में, सीआईए में, एफबीआई में, इनको कोई ठोस कदम उठाने होंगे। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैश पटेल, तो मूर्ख बंदा है, वो तो इजरायली लॉबी का ही आदमी है। मगर जॉन रैटक्लिफ ने इस वॉर के खिलाफ बात की थी, जो सीआईए का चीफ है। ओके, तो पॉइंट ये है कि आई थिंक जो अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसमें अभी ट्रम्प पे कोई वजन डाले, उसको ऐसा प्रेशर डाले कि भाई नहीं तो तुमको हटा ही जाएगा सत्ता से। हम्म। क्योंकि इसराइल के दायरे में चलते चलते हम खत्म हो रहे हैं। ये हम लोग जंग जीत नहीं पाएंगे ईरान के सामने, बर्बाद हो जाएंगे हमारा देश। ओके, तो वो अगर कुछ बात होती है अमेरिका के अंदर तो कुछ बात बनती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लैरी जॉनसन जो फॉर्मर सीआईए, रे मैकगवर्न जो फॉर्मर सीआईए, ऐसे बहुत सारे जो लीडिंग फिगर्स है जो अभी बाहर है सिस्टम से, मगर वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स इसराइल के लिए है, इससे अलग हो जाओ। एक छोटे से कंट्री ने हमारे पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिया है, तो तभी ये बात बन पाएगी। तो ईरान के कारण, ये मैंने जो बार बार बोला, ईरान पूरी दुनिया को आजाद कर रहा है इजरायली पावर से, यहूदी पावर से। और अमेरिका में भी वो पूरी मूवमेंट उभर कर आई है ईरान के कारण। और मैं देख रहा हूँ कि ईरान जो सोशल मीडिया पे जो लेगो के कार्टून्स डाल रहे हैं, इतने ब्रिलियंट है, हम्म। उसका क्या पावर है, मतलब जो मैसेज कन्वे करे। कि मैं तो देख रहा हूँ हमारे अमेरिका और यूरोप के लोग ही इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई लेगो वाला और एक आया है, देखो वो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो हम्म। ब्रिलियंट सोशल मीडिया कैंपेन इस बार ईरान ने चला है, जो हर बार हम लोग कम पड़ते हैं लोग के सामने, मगर इस बार कोई खास इंटेलिजेंट कैंपेन है ही नहीं वेस्ट के तरफ से। और अगर वो आता भी है तो उसके जो उत्तर सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, वो आराम से निपट जाते हैं। तो एट द लेवल ऑफ मीडिया वी आर विनिंग द वॉर, एट द लेवल ऑफ सोशल मीडिया विनिंग द वॉर। और जो जमीन की लड़ाई है, उसमें तो ईरान बहुत ताकतवर है। और हम्म। ईरान ने क्लियर कर बोला है कि अगर मेरे पे हमला होगा तो ऐसा हमला मैं करूंगा ये पूरे इलाके में कि कुछ बचेगा नहीं। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो रही, क्योंकि वो ट्रम्प की धमकी आती रहती है, बात करो वरना ये करूंगा वो करूंगा। वैसे वो धमकी अभी कम हो गई है, मगर अभी देखना है कि क्योंकि आई थिंक ये फेज है बातचीत का। अरागची जो भी गए थे, और जो आई के विटकॉफ और कुशलर वो भी पहुंचने वाले, तो अरागची वगैरह मना कर दिया, मैं तो भाई उनको मिलने वाला नहीं हूँ, हम्म। मुझे बातें नहीं करनी है लोग से। ओके, हम्म। तो बहुत सारी चीजें आई थिंक अमेरिका के अंदर बदलने की जरूरत है, जिससे फिर एक सीरियस पहल ईरान के साथ हो, जो इंडिपेंडेंट ऑफ इसराइल हो। बहुत मुश्किल है, मगर वही एक तरीका है। जी, आपने जो बताया कि वहाँ की जो सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी इस जंग के खिलाफ हैं। एक जॉन किराकाउ हैं, सीआईए के यस, फॉर्मर ऑफिसर, उन्होंने यस। बहुत साफ कहा है कि न सिर्फ सीआईए बल्कि 18 खुफिया एजेंसियां जो अमेरिका की हैं, उन्होंने जंग के खिलाफ मशवरा दिया था कि ईरान कोई खतरा नहीं है। मैं आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखा दूं जॉन किराकाउ की, ताकि आप समझ सकें कि अमेरिका का सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट भी ट्रंप से कितना नाराज है। देखिए ये वीडियो। एक अमेरिकन होने के नाते मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के बारे में अपनी जानकारी मोसाद से ले रहे हैं। असल में पूरा मामला वहीं से शुरू होता दिखता है। सीआईए ने लिखित तौर पर, चाहे वो क्लासिफाइड रिपोर्ट हो या पब्लिक रिपोर्ट, ये साफ किया है कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था। हमें ये भी पता है कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इस जंग के खिलाफ बात की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इजराइल के लिए उसका गंदा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। और बात सिर्फ सीआईए तक महदूद नहीं है, यहां पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बात हो रही है, जिसमें 18 अलग अलग एजेंसियां शामिल हैं। सिर्फ सीआईए ही नहीं, बल्कि एनएसए, डीआईए, आर्मी इंटेलिजेंस, नेवी इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, सबने मिलकर एक जैसी राय दी है कि ईरान कोई खतरा नहीं है।
इसके बाद एक अजीब हालत सामने आती है, जहां इजरायली सरकार अपनी मीडिया में ये लीक कर रही है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को मना लिया है कि वो वही करें जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं, यानी फैसले असल में इजरायली ही ले रहे हैं। ब्रिटिश नेता जॉर्ज गैलोवी ने कुछ हफ्ते पहले मजाक मजाक में कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू 7 दिन से दिखाई ही नहीं दिए, तो फिर अमेरिका को कौन चला रहा है? और असल सवाल भी यही है। मीडिया में चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितनी ही मजबूत और सख्त दिखने की कोशिश करें, लेकिन लगता है कि वो अपने फैसले बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर ही ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि फिरोज साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है, यहां तक चर्चा होने लगी अमेरिका में कि शायद ट्रंप को पागल घोषित कर दिया जाए और राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए, वही शायद उसका हल है। क्या इस हद तक भी कोई चीज हो सकती है? उस पर चर्चा, आप चूंकि अमेरिका के मीडिया को देखते रहते हैं, वहां के सोशल मीडिया को, क्या ये वाली चर्चा कितनी सीरियस है? इम्पीचमेंट की तो बात हो ही रही है, क्योंकि आज ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक थ्रेट बन चुका है। क्योंकि सब लोग जानते हैं एप्स्टीन फाइल के दबाव में ये सब हो रहा है, वो पूरा ब्लैकमेल हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट अभी रहा नहीं है। नेतन्याहू के बोलने पे ये सब हो रहा है अमेरिका में। नेतन्याहू ही सबसे बड़ा पावर है अमेरिका में, और जो पूरी लॉबी ने पूरा घेर दिया है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा कि 40-45 नाम जो मैंने निकाले, वो नाम आप देखेंगे, आप चौंक जाओगे कि ट्रंप के पूरे रेजिम को उन्होंने घेर दिया। और मैं ट्रंप रेजिम ही बोलता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है ना, सरकार बोलता हूँ, ये रेजिम ही वो चला रहे। और ये मोहम्मद बरांडी ने सही काम किया कि वो लोग बार बार ईरान की जो सरकार है उसको रेजिम बोलते हैं, और असली में तो अमेरिका की रेजिम है, कोई सरकार नहीं है। पूरे ओलिगार्क्स और जूइश कैपिटलिस्ट और यही सब फोर्सेस इसको चलाते हैं। तो आई थिंक वो संभव है। मैंने बोला ना कि इतना प्रेशर बनते जा रहा है अमेरिका में। ओके, और ये जो अगला महीना है, मई के महीने में, जहां बहुत सारे प्राइमरीज है, और थॉमस मैसी ट्रंप के एड गैलेरिन को हरा देगा। थॉमस मैसी एक लौता रिपब्लिकन है जिसने एप्स्टीन फाइल रोखन्ना के साथ खड़ा होकर उन्होंने निकाला है। और थॉमस मैसी और रॉन पॉल दोनों बड़े चैलेंज दे रहे हैं इजराइल लॉबी को। तो अगर यही लोग जीत आते हैं प्राइमरीज, तो ट्रंप की नाक तो कटेगी, मगर ट्रंप की जो मागा बेस जो ऑलरेडी भाग रही है यहाँ वहां, वो भी पूरी तितर पितर हो जाएगी। तो जब वो उसका पॉलिटिकल बेस ही खत्म हो रहा है, तो फिर ये बात आएगी, भाई ट्रंप को हटाओ, इम्पीच करो, दूसरे किसी को लाओ। वैसे जेडी वैंस का भी कोई काम का नहीं है, वो भी लाया गया है तो यही लोग से लाया गया है, पैलेंटियर करके, जो दुनिया की सबसे खतरनाक कंपनी है, जो जो टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट लाना चाहती है, एक सर्वेलेंस स्टेट पूरी दुनिया में लाना चाहती है, वही पैलेंटियर का कार्प, एलेक्स कार्प जो यहूदी है, और जो पीटर थियल है, यही दो थे जिन्होंने जेडी वैंस को दे दिया था ट्रंप को, भाई इसको तुम्हारा नुमाइंदा मानो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट मानो। तो ना वैंस काम का है, जो कोई थॉमस मैसी जैसा व्यक्ति भी रिपब्लिकन पार्टी में लगेगा, कोई रो खन्ना लगेगा, और एओसी अलेक्जेंडर कॉर्टेज, बनी सैंडर्स जैसे लगेंगे, या जोरान ममदानी जैसे लगेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी में, जिन्होंने जेनोसाइड और इसराइल के खिलाफ पोजीशन ली है। और बोला कि, और टकर कार्लसन जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि भाई अभी इसराइल की ये जो पूरी लॉबी हम पे आई है वो नहीं चलेगी। तो ये पूरी परिस्थिति बनती जा रही, बहुत तेजी से बढ़ रही। और ये इस जंग के नतीजे में वो जो 7 अक्टूबर में जो कुछ हुआ, जो हमास ने किया, वो एक तरह से पूरी दुनिया की सियासत को बदलने जा रहा है। और अमेरिका के अंदर इतना बड़ा इनकलाब आ जाएगा, इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि इजराइल के खिलाफ हुकूमत में लोग बैठे हुए और अपोजिशन में बैठे हुए इतने हो जाएंगे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं। 7 अक्टूबर का जिक्र किया, आज सड़कों पे अभी भी इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ चुके हैं 7 अक्टूबर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जी, क्योंकि हो तो गया, 7 अक्टूबर करना ही करना था, जेल में आप 17 साल से बंद है। मगर नेतन्याहू जानता था कि ये होने वाला है, उसने होने दिया ताकि फिर वो नरसंहार कर सके, और बाद में झूठी खबरें, बच्चों को मारा, बलात्कार किया, वगैरह वगैरह। मगर हमास ने अपना काम कर दिया, और उसके बाद अभी ये 7 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी, ये पूरी दुनिया की राजनीति को बदलते जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरी पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं उस बहुत ही सीरियस मामले पर, जिसके सिलसिले में आपने बाकायदा खोज की है, कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं कि ईरान ने जो कुछ रेडार वगैरह मारे हैं अमेरिका के इस पूरे इलाके में, अब मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि किसी मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा तो करने का तरीका था ही, अब फसलों पर भी कंट्रोल किया जाए, लोगों को बीमार भी किया जाए। क्या क्या एंगल है, क्या चीज है वो जो आपने वेदर को मॉडिफिकेशन वाली बातें जरा बताइए लोगों को, बहुत ही अचंभा देने वाली बातें। जी, बेसिकली
ये चीजें जब से इंटरनेट आया तो हम जैसे जो लोग रिसर्च करते रहते हैं वो हम लोग पढ़ते रहे। हार्प टेक्नोलॉजी बोलते हैं, HAARP। हम्म। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी आपके वेदर को मॉडिफाई कर सकती है, आपके बारिश को मॉडिफाई कर सकती है, आपके बादल कौन से देश में आए ना आए, वहाँ ड्राउट आए ना आए, फैमिन आए ना आए, ये सब कर सकती है। और मेरा तो मानना है कि सीरिया में भी इसका इस्तेमाल हुआ। सीरिया में भी इस्तेमाल हुआ, जहाँ पूरा फैमिन आया था और वहां से फिर लोग सड़क पे आने लगे, सीरिया में भी। और ईरान और इराक को भी ऐसे इन्होंने टारगेट किया है। हम्म। और प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने तो 2011 में आई थिंक बोला था उन्होंने ये बात कि हमारा पानी चोरी हो रहा है। हम्म। ठीक है। अभी मैं 5 एक्सपर्ट्स को कोट करूंगा। हम्म। एक डॉक्टर निक बेजिच है, उन्होंने एक किताब लिखी है, एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प। ओके। और उन्होंने ये क्लियर कर कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आयोनोस्फीयर, दो आयोनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर होता है। ट्रोपोस्फीयर 10 किलोमीटर के ऊपर होता है और आयोनोस्फीयर उसके ऊपर होता है। हम्म। तो उसको पूरा हीट करते हैं, उसमें वो वेदर शिफ्ट होती है, और वो फिर ये इसको पूरा एक जियो फिजिकल वॉरफेयर बोलते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और उसमें वो लोग केमिकल्स को भी डालते हैं, बेरियम और एल्यूमिनियम भी हमारे हवा में डालते हैं, और उससे फिर ये पॉइजन भी फैलता है और आपकी पूरी वेदर भी मॉडिफाई होती है। दूसरी एक है डॉक्टर रोजाली बार्टेल, वो 2012 में गुजर गई। उन्होंने कहा कि प्लैनेट अर्थ द लेटेस्ट वेपन ऑफ वॉर। उसमें क्लियर कट बोलती है कि मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए हैं जहाँ आयोनोस्फीयर और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये हार्प से उसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है। उसमें एक्सट्रीम वेदर और अर्थक्वेक्स, ये सब वो लोग, सुनामी तक ये सब होता है। फिर हमारे जानने वाले जानते होंगे प्रोफेसर मिशेल चोशोडॉस्की। वो सेंटर ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबलाइजेशन, बड़ा नाम है, कैनेडियन है वो। और उन्होंने भी वेदर वॉरफेयर की बात की है। और उन्होंने कहा कि द यूएस मिलिट्री हैज द कैपेबिलिटी टू ओन द वेदर। वो वेदर को पूरा ओन ही कर देते हैं। ओके। हम्म। और उन्होंने एक किताब मतलब एक यूएस एयरफोर्स का एक 1996 का डॉक्यूमेंट है, वेदर एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, ओनिंग द वेदर इन 2025। हम्म। ओके। ये इतनी हद तक कि ये खुद यूएस एयरफोर्स का एक रिसर्च पेपर है। फिर और एक लेडी है डॉक्टर क्लॉडिया वरहॉफ, उसने भी ये बात की है, प्लानिटरी मूवमेंट फॉर मदर अर्थ। ये मैं सब आपको भेजूंगा अपन में, जी दर्शकों को, या मैं लिख लूंगा आपके जी इसमें। जी जी ओके। जी। तो पॉइंट इज के देर आर नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स। और ये कैसे होता है कि जो 3 तरीके हैं उसके। एक तो आयोनोस्फियरिक हीटिंग यूजिंग फैसिलिटीज लाइक हार्प टू क्रिएट लेंसेज इन द अपर एटमॉस्फेयर टू रीडायरेक्ट मॉइस्चर लेड इन विंड्स। मतलब आप पूरा आपके जो बादल वाला तबका है उसको आप एकदम हीट कर सकते हो। फिर केमट्रेल्स, एरोसॉल इंजेक्शन, एल्यूमिनियम और बेरियम को आप ये एयरप्लेन से आप देखते होंगे कभी कभी आपके स्काई में वो व्हाइट किस्म के बड़े बड़े ट्रेल्स है, ये हम्म। पूरा केमट्रेल्स है। उस पर बहुत सारा काम रिसर्चर्स कर रहे हैं आजकल दुनिया में। ओके। एंड टेक्टोनिक ट्रिगरिंग, मतलब आप जो अर्थ का क्रस्ट है उसको हिलाकर अर्थक्वेक कर सकते हो। तो हुआ क्या कि ये जब ये वॉर हो गई और ये लोग ने रेडार और ये सब उड़ा दिया ईरान ने, उसके बाद पता चला कि भाई सब जगह बारिश हो रही है, हमारे बांध भर रहे हैं। हम्म। मतलब तेहरान में तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि पानी क्यों नहीं आ रहा। मैं आप भी तेहरान गए, वहां तो पहाड़ है, स्नो है, सब कुछ है, मगर कुछ हो ही नहीं रहा था। हम्म। ये परिस्थिति बन गई साउथ ईस्ट इराक में और ईरान में। ये दोनों जगह को उन्होंने टारगेट किया। टाइग्रिस यूफ्रेटिस जैसे हिस्टोरिक प्राचीन सिविलाइजेशनल नदियां ड्राई जा रही थी। मोसुल का डैम 1% भी पानी नहीं था। मगर जब से ये रेडार उड़ा दिए है तो बारिश हो रही है। ये मोसुल का टैंक 70% भर गया है। ईरान में लोग लिख रहे हैं कि भाई हमारे गार्डन वापस आ रहे हैं, हमारी नदियां वापस आ रही है, हमारे लेक वापस आ रहे हैं। तो ये तो अल्लाह की एक नेमत आ गई है। मगर उसके साथ ये जो रेडार मॉडिफिकेशन हो रहा था, ये बहुत ऑब्वियस है हम जैसे लोग के लिए, कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को उड़ा दिया उस इलाके में से। और बहुत जरूरी है इसलिए कि ना अमेरिकन वहाँ बेस बने, ना वो रेडार वापस बहरीन या यूएई में जहां जहां भी है वो वापस वो रेडार आए। ये रियलिटी। और आप ही सभी का, आपके सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रिसर्च वेदर मॉडिफिकेशन बाय हार्प, HAARP। ये बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में जाहिर है वेस्टर्न मीडिया तो कभी नहीं बताएगा। और ये जी भारत में भी मैं समझता हूँ पहला हमारा चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड जिस पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसमें फिरोज मीठी बोरवाला साहब ने स्टडी किया, गहराई से आपको बताया, कितने एक्सपर्ट्स ने उसको
उस सहमति जताई है कि ये एक टेक्नोलॉजी है मौसम को गड़बड़ करने की, अपनी मर्जी से जहां बारिश हो, कहां बारिश ना हो, कहां की फसलें लहलहाएं, कहां की फसलें तबाह हो जाएं, कहां की, उससे नेचुरल रिसोर्सेज सारे गड़बड़ा जाते हैं। ये एक इतनी बड़ी इंसानियत से दुश्मनी वाला काम है कि एग्जैक्टली। ये देखिए, जो यकीन करने वाले लोग हैं अल्लाह पर, भगवान पर, वो ये कहते हैं कि जहां इंसान पैदा होता है वहां उसकी जरूरतें पूरी करता है ऊपर वाला, और जब ये जी शैतान आकर के उसको सिस्टम को गड़बड़ाने लगे तो जाहिर है वहां भुखमरी होगी, वहां गुर्बत होगी। और ये जंगों के अलावा ये भी एक बहुत बड़ी जंग का तरीका है कि मौसम को ही गड़बड़ा दो ताकि लोगों को खाने पीने की चीजों की कमी हो जाए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं आगे। ये माइकल जैक्सन के भाई वाली क्या कहानी है, जरा जरा वो बताइए, क्योंकि आप बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की ऐसी चीजों पर आप बहुत नजर रखते हैं जो आमतौर पर दूसरे लोग नजर नहीं रखते, क्या कुछ है? जी, बेसिकली माइकल जैक्सन के हम जैसे जो 80s और 90s में जो म्यूजिक फॉलो करते थे हम लोग उसके फैन है। हम्म, नया उसका पिक्चर ही आया है, बायोपिक आया है, बहुत ही कमाल का है, एकदम एनर्जी आ गई थी। हम्म, उसमें एक्टिंग करने वाला लड़का जाफर है, उसका नाम जाफर है, जाफर जैक्सन। हम्म, मैं बोला यार ये जाफर कहाँ से आ गया। हम्म, तो उसका जो भाई था, पांच भाई थे माइकल जैक्सन, जैक्सन 5। उसमें जो एक भाई था उसका, जर्मेन जैक्सन, वो 89 में मुसलमान बन गया। बहरीन गया था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने मुस्लिम औरत से शादी की, और उसका बेटा जाफर। तो जाफर ने जो काम किया है, माइकल जैक्सन की जो पूरी एक्टिंग की है, वो डांस किया है, वो इतना कमाल का है। हम्म, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जर्मेन जैक्सन जब बना मुसलमान तो उसने पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना चालू किया। हम्म, ओके, 1993 में माइकल जैक्सन ने एक गाना लिखा, पैलेस्टाइन डोंट क्राई। हम्म, वो वेस्ट बैंक गया था। हम्म, ओके, और उसने गाना लिखा, और वो क्योंकि बच्चों के बहुत करीब था तो उसको बहुत दर्द हुआ था, और उसने जो गाना लिखा, मगर जो माइकल जैक्सन की जो एल्बम रिलीज हुई उसमें वो गाना अलाउ नहीं हुआ। हम्म, ये गाना इंक्लूड नहीं हुआ वो गाने में। हम्म, ओके, तो आज वो गाना चल पड़ा है, लोग सुन रहे उस गाने को। मैंने भी इसका पूरा वर्डिंग निकाला है। ओके, तो हुआ क्या था कि माइकल जैक्सन के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था, जो जूइश लॉबी का कंट्रोल था पूरे की पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री पे। हम्म, ओके, तो सोनी का जो बॉस था, जॉनी मोटोला करके जो था, तो उसके साथ उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और फिर माइकल जैक्सन को वो लोगों ने टारगेट करना बदनाम जाली किया कि वो बच्चे लोग के साथ उसका अनाप शनाप चल रहा है, ये वो है। तो उन्होंने इतना उसको फंसाया कि माइकल जैक्सन भी बाद में अमेरिका छोड़कर आई थिंक वो बारेन बारेन वगैरह चल गया था। हम्म, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि माइकल जैक्सन ने इनफैक्ट एक गाने में लिखा है, जो ब्राजील में शूट हुआ था, जिसमें उसने वर्ड लिखा था जूमी सूमी। वो इतना परेशान हो गया था इसके, ओके, कि भाई दे आर लाइक टारगेटिंग मी, ये जूमी सूमी वो वर्ड्स आ गए थे। हम्म, बाद में उस पर भी एंटी डिफेमेशन लीग उसके पीछे लगी थी, वो दो वर्ड्स उसको निकालने पड़े वहां हम्म, से। ओके, वो गाने में से। मगर हम लोग ने माइकल जैक्सन को सिर्फ एक गाने वाला, डांस वाला देखा है, मगर उसने जो गाने लिखे थे ना, उसमें बहुत सारे मैसेज थे फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। हम्म, ओके, और आई थिंक माइकल जैक्सन को रीअसेस करने का टाइम आ चुका है हम सब लोगों को, कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा था, लिख क्या रहा था। हम्म, खास करके पैलेस्टाइन के बारे में, अगर वो टाइम पे 93 में जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, और तो जैसे प्रिंसेस डायना को लेकर बात आई कि वो एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने वाली थी जिसके कारण प्रिंसेस डायना को ही मारा गया, ठीक है, वैसे माइकल जैक्सन को, और पता है आप, मैं नाम लूंगा वो रेबाई का, इतना बदनाम रेबाई है, रेबाई शमूली करके, बोटेक शमूली, वो बहुत ही बदनाम आदमी हम्म, है। ओके, वो रेबाई को लगा दिया था माइकल जैक्सन के पीछे 1993 में। हम्म, तो उसको वो हॉलोकॉस्ट म्यूजियम जाना, ये करना वो करना, पूरा उसको जाम कर दिया था। हम्म, राइट, तो आई थिंक अभी जो माइकल जैक्सन की मूवी निकली है जिससे ये लोग अभी परेशान है, क्योंकि ये मूवी में तो खाली 80 तक की बात है, जहाँ वो एक आर्टिस्ट फैमिली इश्यूज वगैरह बताया, मगर जब इसकी पॉलिटिक्स अभी बाहर आएगी, और वो आने देंगे कि नहीं वो देखना है, मगर उसका गाना भी बाहर आ चुका है माइकल हम्म, जैक्सन का। हम्म, ओके, और उसकी फैमिली, जर्मेन जैक्सन और जाफर, जाफर तो इतना बड़ा स्टार बन चुका है दुनिया में ये पिक्चर के बाद, नाम ही नहीं सुना था। मगर आई थिंक दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन अमेरिका। और अभी वो रास्ते खोले अमेरिका में, पहले जैसी परिस्थिति नहीं है। आधे से ज्यादा हॉलीवुड भी अभी इसराइल के खिलाफ हो चुका है। तो हम्म, बहुत सारी परिस्थिति है। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल जैक्सन टू द पैलेस्टाइन कॉज, और उसकी फैमिली का भी वो देखना होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, और नई जनरेशन को तो ये जरूर समझना चाहिए कि माइकल जैक्सन, जिसके दुनिया भर में दीवाने हुआ करते थे एक जमाने में,
उसने फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ें उठाई, लेकिन उसे दबा दिया गया इजरायली लॉबी के ज़रिए। अच्छा, हमारे पास अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। एक तो खबर ये आ रही है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, उसने 48 घंटे के अंदर 45 इजरायली फोर्सेस की कैजुअल्टी, जिनमें कुछ लोग मरे हैं और कुछ लोग जख्मी हैं, यहाँ तक मजबूती से चल रहा है। और लेबनान की सरकार ने, ऐसा दावा किया जा रहा है इजराइल के जरिए कि लेबनान की सरकार ने इजाजत दे दी है इजराइल को जहां भी वो अपना दुश्मन देखे वहां मारे। लेकिन अब कासिम जो शेख नईम कासिम है, उन्होंने कहा कि एक एक इंच हम वापस लेंगे। आपको लेबनान के फ्रंट के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। हिजबुल्लाह ने जब 82 से सन 2000 18 साल वो लोग लड़े, और उन्होंने एक एक इंच, शिबा फार्म को छोड़ दो, मगर बाकी का तो लेबनान उन्होंने वापस ले लिया था। उससे ज्यादा ताकतवर आज हिजबुल्लाह है, उससे ज्यादा वीक आज इजराइल है। ठीक है, तो इजराइल कुछ खास कर नहीं पा रहा है, खाली वो बॉम्बिंग सिविलियन होटल्स, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल, वही सब कर रहा है। मगर मैन टू मैन जमीन पे तो आज भी हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, और वो अटैक कर ही रहा है। और हम लोग इजराइल का देख रहे हैं कि वो सिविलियन इलाके में जो बर्बादी फैला रहा है, वो फैला रहा है। मगर पूरा भरोसा है, और ईरान बहुत मजबूती से हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। इसलिए वो बातचीत में हर बार लेबनान और हिजबुल्लाह की बात करता है। ये खाली ईरान अपने लिए नहीं, ना उसने अपने लिए कभी भी सोचा है ईरान ने। फिलिस्तीन के लिए बोलता रहा, इसराइल के ईरान को, इराक को आज खड़ा कर दिया है, अंसारुल्लाह को आज सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। सीरिया में भी परिस्थिति बदलेगी, मैं मानना है। मगर बहुत सारी चीजें, आज मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो, एक फोटो देखा कि जो ईरानी आज सऊदी गए हज वगैरह के लिए, वहाँ सऊदी लोग उनको आकर एयरपोर्ट पे आकर मिल रहे और उनको स्वागत कर रहे। तो इंटरेस्टिंग बातें हो रही है अरब वर्ल्ड में भी इनको लेकर। ओके, मगर हिजबुल्लाह बहुत ही कमाल का है। हिजबुल्लाह को पूरा सलाम पूरे दुनिया के लोगों का। और हिजबुल्लाह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो एक अपने आप में एक सुपर पावर है। और उनकी सुपर पावर उनके विचारों से आती है, उनके हिम्मत से आती है। और हिजबुल्लाह और ईरान का जो कॉम्बिनेशन है, वो कोई हरा नहीं सकता। और यमन के अंसारुल्लाह भी बाकायदा उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई हमला हुआ तो हम बाबल मंदब बंद करने वाले हैं, जिसके बारे में मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी उसका जिक्र किया है कि अभी तो यही बंद है, अभी फिर वो भी बंद हो सकता है। तो भागने की जगह नहीं मिल रही है अमेरिका इजराइल को। अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे हालात होंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे। फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई बहुत ही अहम, खास तौर पर वेदर मॉडिफिकेशन के बारे में बिल्कुल अलग आपकी इंफॉर्मेशन है। माइकल जैक्सन की फैमिली के बारे में भी आपने जो बातें बताई, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दर्शकों, नाजरीन, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।